Hello everyone. Today we are going to discuss electricity numericals lecture number 3. इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, तो इसमें हमने सभी न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश की है और आई होप आप सभी को इसमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो और हमने क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो आ सकते हैं जिनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, तो उनको हमने इसमें रखा हुआ है। तो सबसे पहले टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और आपसे अभी बस लास्ट की बात अभी बोल देते हैं, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल एकदम नए हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, तो फटाफट हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन आंसर करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। और हाँ, एक बात और कि जिनको लगता है कि हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करके है और ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो को पॉज करें और अपने आप से क्वेश्चन को सोल्व करें, और नहीं आता है तो कोई नहीं, वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए, तो मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, n निकालना है। और हमें पता है कि जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज क्वांटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, Q = NE। ये आपने प्लस माइनस फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम चलो प्लस माइनस नहीं लगाते। तो n की वैल्यू निकालनी है। तो n की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो मुझे पता है Q/E है, मुझे करना पड़ेगा। और इसमें जो है E की वैल्यू क्या होती है? E क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और जो हमारे पास जो टोटल चार्ज दे रखा है वो दे रखा है Q = 1 कूलम। तो 1 कूलम में पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो n = वैल्यू पुट कर दो। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, अपॉन में कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, C। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा? आंसर आएगा, और होते क्या है। चलिए, तो फटाफट हम करते हैं। इसमें n = कितना मिला? सबसे पहले पावर को हटाते हैं, 1.6 रखा, 10 की पावर यहाँ पे प्लस की 19 होगी। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से एक पावर को कम कर दूँ और एक पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 100 मिलेगा और यहाँ पे 16 मिलेगा और यहाँ पे 18 मिलेगा। ये पॉइंट को मैंने हटाया, 10 हो गया, और एक 10 यहाँ से मैंने ले लिया 19 फिर से। तो अभी मैं कैलकुलेट करूँ तो 6 टाइम इसमें टेबल चलेगी, और फिर 2 टाइम, और फिर 5 टाइम, और इस ऐसा करके हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6.25 × 10⁻18। इस पे इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यूनिट नहीं लगाएंगे हम। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की है, कोई भी नंबर हमारा पॉइंट में नहीं होगा, मतलब कोई भी नंबर हाफ रूट नहीं होगा, कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट एंड टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 50 ओम एंड वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस है 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all three appliances, and what is the current through it? तो हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करनी है। और सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। अगर आपने यहाँ पे सही नहीं दिखे, वीडियो क्लियर ना दिखी,
तो मैं बोल के बता दिया है, तो आप सभी क्वेश्चन को लिखें और देन सॉल्व। अब क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, तो अभी हम देखते हैं हमको क्या मिला है। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका। यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस तो हमें नहीं पता है, तो क्योंकि करंट निकालनी है, जैसे भी ये सब कनेक्टेड होंगे, जितने भी प्लेन्स हैं सब कनेक्ट होंगे और उसमें कितनी करंट ऑन होगी, तो वो हमने करंट को फाइंड आउट करना है। और करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए। पोटेंशियल हमें पता है, ठीक है, पता है 220 वोल्ट है। फिर करंट हमें निकालनी है, उसके बाद आर चाहिए, वो भी इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आर को फाइंड आउट करते हैं। आर मीन्स रेजिस्टेंस को निकालते हैं। और टोस्टर की रेजिस्टेंस पता है, फिल्टर की पता है, और हमें 100 वोल्ट दे रखा है, तो 100 वोल्ट दे रखा है, तो अभी ये तो हमारे पास में है नहीं, ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस है नहीं, ये तो वोल्ट में है, पावर दे रखी है। तो पावर को सबसे पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो, लैंप की जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसकी जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक लैंप रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला P और V के अंदर एक होता है, और सभी को ध्यान रखना है, V² अपॉन P। V² मतलब V की वैल्यू पता ही है, 220 इंटू 220, उसके बाद अपॉन में P, पावर का मतलब क्या है 100। यहाँ पे दोनों को मैंने जो जीरो है उनको हटाया, तो जीरो को मैंने काट लिया, और उसके बाद हमने इनकी दोनों की मल्टीप्लाई की 22 एंड 22, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला 484, ठीक है। ये क्या मिला, ओम। मतलब अब हमें सभी की रेजिस्टेंस मिल गई हैं। तो अब हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, और ये किस में लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई है। और पैरेलल में अगर लगी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड, तो पैरेलल के साथ लगी हुई है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, REP इक्वल टू 1/484 प्लस, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, इससे पहले वीडियो में भी देखा था। और जो टोस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम, चलो ओम भी लिख लेते हैं, और प्लस उसके बाद है 500 ओम। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा आने वाला है। बस जिनकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी तो वो जल्दी कर पाएंगे, बाकी को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है। चलिए, तो क्योंकि हमने पहले ले रखा है तो इसलिए 12100 ये, और ऊपर जो ऐड करके मिलेगा वो मिलेगा 2912, ये हमें मिलेगा। तो आर की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/RP की वैल्यू हमें मिली, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो RP की वैल्यू मिलेगी कितनी, अपॉन में 2912। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 41.5 ओम। तो 41 हमें मिल गई है। उसके बाद अब हमें करंट निकालनी है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V/R, 220 अपॉन में 41.55। तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद जो हमें आंसर मिलने वाला है, टाइम हमने थोड़ा सा बचाना है, 5.3 एम्पियर। तो ये आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन था, अभी थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। हमारे पास में कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring
9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो यहाँ से हीट पूछना चाहता है वो कि अगर हमारा चार्ज इतना ट्रांसफ़र हो रहा है 1 घंटे में, तो और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 हो, तो यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो कितनी जनरेट होगी, मतलब हीट निकलवाना चाह रहा है। चाहे टोस्टर की हीट निकलवाए, चाहे वो फिर हीटर हो, तो किसी के लिए भी हो, तो सभी के लिए कॉमन फार्मूले होते हैं जब भी हीट की बात होती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये फार्मूला होता है जब हम हीट निकालते हैं। तो सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, तो HVIT, तो ये हमें फार्मूला मिला हुआ है। तो हमें मिला हुआ है चार्ज। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमको मिला क्या था, वो तो हमने देख लिया था। तो Q पता है हमें, Q है 9600 कूलम। उसके बाद टाइम पता है ना 1। उसके बाद V पता है 50 वोल्ट। अब देखें तो हमें I तो पता ही नहीं, तो I कैसे निकालते हैं। I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q/T का पता है, तो अगर हम Q की वैल्यू निकाल लें तो IT इक्वल होगी। ये भी 1 आवर्स के लिए है, तो 1 घंटे में इतने चार्ज फ्लो कर रहा है, तो सीधा सीधा इसके इक्वल हो जाएगा। तो मगर ये IT की जगह Q को रखूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ज़्यादा देखें तो यहाँ पे मिलेगा H इक्वल टू VQ। तो VQ हमें मिला, तो मैं सीधा सीधा अगर मैं V 50 की और 96,000 की मल्टीप्लाई में करता हूँ, तो मुझे सीधा सीधा एनर्जी में हीट एनर्जी मिल जाएगी। और 4.8 मल्टीप्लाई करने के बाद 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल में हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, पर ध्यान रहे कि कभी कभी कुछ चीज़ें वो नहीं देता और वो कुछ क्वेश्चन के अंदर से दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करवाने के बाद उस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है और फिर देन उसको सोल्व किया जाता है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। ओके, तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक मोटर है, नहीं इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिनकी रेजिस्टेंस 20 ओम है। टेक अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन द 30 सेकेंड। तो हीट डेवलप निकलवा रहा है 30 सेकेंड में, ठीक है। कितना निकाल रहा है 30 सेकेंड में हीट डेवलप निकलवा रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो मिला है रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल टू 20 ओम, और जो करंट है I इसको मानता हूँ मैं 5 एम्पियर। और टाइम दिया हमें 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड हमें दे दिया और हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी कैसे निकालते हैं, एक और फॉर्मूला होता है I²RT, क्योंकि इसमें TI R सब पता है, तो I²RT फॉर्मूला होता है, उसमें इसका यूज करेंगे। I की वैल्यू कितनी होगी 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30। तो ये तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन है। 25 टू 50 53 15। अब जीरो काउंट कर लेना, ठीक है, और जूल। तो हमें सीधा सीधा इसका आंसर मिलेगा जूल में। इतनी हीट डेवलप होगी उस आयरन के अंदर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इसमें कम ही क्वेश्चन रखे हैं और जो भी रखे हैं काफ़ी अच्छे हैं, और 1-2 क्वेश्चन मैं इसके बाद भी डिस्कस करूँगा
जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है, क्वेश्चन है 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल। हमारे पास ये 2 कंडक्टिंग वायर हैं सेम मटेरियल की एंड द इक्वल लेंथ, और लेंथ भी उनकी इक्वल है, एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कहता है कि जो उन सेम मटेरियल की हैं 2 वायर, उनको पहले हमने किस में कनेक्ट किया, सेम लेंथ है उनकी, और कनेक्ट हमने पैरेलल में किया, फिर सीरीज में भी किया। तो पहले सीरीज में करेंगे, फिर पैरेलल में करेंगे, और देन रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर हमसे हीट प्रोड्यूस पूछी है उनका रेशो, कि जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया था और जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था वायर को, तब उनमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलो, तो सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो मान के चलना पड़ेगा। चलिए, तो मैं मानता हूँ कि जो एक कंडक्टिंग वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक है, और दूसरे की भी R ही होगी, तो हम कह सकते हैं कंडक्टिव वायर हैव रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इक्वल टू कितनी होगी, R। लेंथ सेम है, ठीक है, तो उनकी रेजिस्टेंस भी सेम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। टोटल रेजिस्टेंस wire when it connected in series। तो अगर जब वो सीरीज में होगी तो R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R, मतलब हमें यहाँ पे मिलेगी 2R। अब हमसे क्योंकि हीट प्रोड्यूस पूछी है और उसके लिए हमें टाइम नहीं दिया कितने टाइम के लिए, तो जो भी हम टाइम लेंगे वो भी हम इक्वल लेंगे। तो सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे V में, और क्योंकि वो किसी से जोड़ा गया होगा पोटेंशियल से, तो IH इक्वल टू H1 लेंगे इसको, V²/2RT। पोटेंशियल से भी सेम लगाया होगा और टाइम भी T लिया होगा सेम, तो यहाँ पे 2R सिर्फ रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। उसके बाद जब हमने पैरेलल लगाया, इसको क्लियर सा कर देता हूँ। पैरेलल, तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होंगे तब जो रेजिस्टेंस है R/2 होगी। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी देखते हैं। तो हीट प्रोड्यूस हम देख रहे हैं, फॉर्मूला वही है, H2 इक्वल टू V²/R। और T, अगर मैं यहाँ देखूँ 2V²/R और T। ठीक है, और हमें H1/H2 करना है, तो इतनी सेकंड में हीट प्रोड्यूस हुई, तो हमसे पूछा है H1/H2। तो यहाँ पे V²/R2T अपॉन यहाँ पे कितना 2V²/R और T।
अगर मैं इतने को 1 लूँ, इतने को मैं 1 लूँ, तो यहाँ पे 1/2, नीचे 2, यहाँ पे 1, और ये आपस में जाएंगे कट, और इसके मल्टीप्लाई इसमें, तो हमें मिलेगा 1/4। तो 1/4 जब हमें मिलेगा तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो H1/H2 इक्वल टू 1/4, तो H4H1 इक्वल टू H2। H1 पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कम होगी जब सीरीज में कनेक्ट होगा, और जब पैरेलल में उसे कनेक्ट करें तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये रहता है। और देखते हैं फिर यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन आया था कि इस तरह का कोई ग्राफ हमें मिला हुआ था, ये V और ये I यहाँ पे मिला हुआ है, ये 0, और ऐसे करके कोई ग्राफ दिया हुआ है R2 R3। तो ये था कि यहाँ पे जो R1 R2 है ये इनकी रेजिस्टेंस है, तो हमें बताना था कि किसमें कौन सी रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ी होगी या उसमें रिलेशन क्या होगा रेजिस्टेंस में। तो कई तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये सबसे ऊपर जो R1 है इसकी जो रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस R2 की कम है R1 से, और R2 की जो रेजिस्टेंस है वो R3 से ज़्यादा है। ये उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, कभी रेशो कभी टिक कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ, R3 पहले लिखूँ, R2 को बड़ा, R1 को सबसे बड़ा। कभी कभी ये हो सकता है कि अलग अलग मटेरियल की भी हो सकती है, भाई कि सेम मटेरियल के लिए अगर रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा है तो ग्राफ V की ओर बैंड होगा, अगर हमारी रेजिस्टेंस कम है तो I की ओर बैंड होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। तो इस पर क्वेश्चन आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले कई बार आ चुका है इस पर भी क्वेश्चन अलग अलग घुमा के। कभी कभी ऐसा ही पूछा जा सकता है कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करवा दे और पूछ ले कि ग्राफ बना के कि पैरेलल का कौन सा ग्राफ सीरीज का कौन सा है। तो हमने अभी भी देखा था कि जिनका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो ऊपर की ओर होते हैं, और जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो नीचे की ओर होते हैं। तो अगर मैं दूसरा ग्राफ बना के देख लेते हैं, P और Q, तो इन दोनों में P और Q में बस ये बताना है कि सीरीज का जो ग्राफ है वो कौन सा है और पैरेलल का ग्राफ कौन सा है। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P हमारा जो होगा, P जो होगा वो सीरीज को डिनोट कराएगा, और जो Q है वो हमारा पैरेलल को डिनोट करेगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गुड लर्निंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।